नमस्कार मित्रों, अकेली पाठ का गद्य विभाग में चौथा पाठ कक्षा 12 हिंदी यूट्यूब के माध्यम से 3 वीडियो हमने इसके दिए हैं। आज चौथा वीडियो हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं। मन्नू भंडारी जी की बहुत ही अच्छी और सुंदर कहानी है। सोमा बुआ वृद्धा है, सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। एकाकी जीवन के इर्द गिर्द घूमने वाली एकाकीपन की संवेदनात्मक जो भावना है, लागनी है, एक रसप्रद कहानी हमारे सामने करुण रस से उन्होंने देने की कोशिश की है। तो 3 विभाग हमने देखे हैं। आज हम चौथा विभाग देखने के लिए जाते हैं और इसमें ये पता चलता है कि उनके देवर को मरे हुए 25 साल हो गए। 25 साल के बाद उन्होंने कोई रिश्ता नाता सोमा बुआ या उनके परिवार के साथ रखा नहीं है, मगर एक परिवार की किसी लड़की की शादी सोमा बुआ जिस गांव में रहती है उस गांव के भागीरथ जी नामक कोई भाई है, उनके लड़के के साथ उनके घर में हुई है। और ये लड़की वाले सोमा बुआ के देवर के ससुराल वाले सब लोग शादी करने के लिए सोमा बुआ के गांव में आने वाले हैं और आएंगे, समधी लोग आएंगे। बस ऐसा सुनकर वह इतना प्रसन्न हो चुकी तो दौड़ती हुई अपने पति के पास सन्यासी जी महाराज के पास गई और कहने लगी कि समधी आए हैं, अरे देवर जी तो मर गए, संबंध तो कोई टूटा नहीं है, आएंगे और वे तो आपको भी बुलाकर आमंत्रण देकर वह शादी में ले जाएंगे और बहुत ही खुशी होगी। और फिर तो सोमा बुआ इधर उधर सबके पास जाती, बैठती, उठती और सारे के सारे समाचार लेती रहती। और एक दिन समाचार मिल गया कि वे लोग आने भी वाले हैं, आएंगे और आने के बाद यहाँ दोनों पक्ष बहुत ही रईस है तो अच्छी तरह रौनक ही रौनक होगी और जलसा करेंगे और सब बिरादरी वालों को निमंत्रण देंगे। सोमा बुआ को मन में थोड़ा सा हिचकिचाहट है कि हमको आमंत्रण मिलेगा या नहीं, क्योंकि देवर को मरे 25 साल बीत गए हैं, इस बीच कोई संबंध नहीं रखा है, शायद न भी दे। तो दाल पीसती हुई बड़ी बहू ने कह दिया कि नहीं क्यों देंगे, आपको आमंत्रण तो देंगे ही, देवर जी मर गए हैं, मगर थोड़ा रिश्ता टूट गया है। और इतने में तो विधवा ननद जो वह बैठी थी इसने भी बता दिया, कह रहे मैंने तो देखा है लिस्ट में आपका नाम है, यादी में आपका नाम है, सूची में आपका नाम है। तो सोमा बुआ और प्रसन्न हो गई। अब जाना पड़ेगा तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा, खाली आप तो हम जा नहीं सकते। और ऐसी परिस्थिति के अंदर सोमा बुआ बिल्कुल जोर से तैयारियों में जुड़ गई। दौड़ती वह घर गई। उनके पति को भी इस बात की खुशी के समाचार दे दिए। पति ने मौन उपेक्षा की, इससे उसके मन को ठेस तो लगी, मगर इसका भी कोई ध्यान में न लेकर नजरअंदाज करके वह तैयारी में गई। सीधी राधा बुआ के पास गई। राधा भाभी के पास गई। राधा भाभी के पास जाकर इसने कहा भी सही कि अरे बुआ, सॉरी भाभी, तू नए जमाने की, हम तो पुराने जमाने के, ये दिया जाता है किस प्रकार दिया जाता है वो तू समझ। और राधा भाभी भी कहती है कि आपको कुछ देना है, क्या देना है वह इस प्रकार देखे तो सही, और वह पैसे कितने पड़े हैं यह देखने के लिए अपने घर पर आती है। उसका जो बक्स होगा या पिटारा होगा या जो कुछ अपने सामान रखने की जगह होगी इसमें करते हैं। 2-4 गठरियों को इधर उधर करती रहती है। इसमें से एक बॉक्स निकाला, बक्स इसको ताला लगा था तो ताला खुला और अंदर से हाथ फैला कर देखा तो 7 रुपये, कुछ रेजगारी और एक अंगीठी। ये अंगीठी मित्रों हमने आगे भी देखा है कि अंगीठी और कोई अंगीठी नहीं थी, बल्कि उसके मृत पुत्र हरखू की एकमात्र निशानी थी। हरखू तो चला गया,
उसकी एक अंगूठी उसके पास निशानी के रूप में थी। और हमने आगे देखा कि बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उसका दिल धड़क गया, फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। ऊपर उस बार उसके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। बड़े बड़े संकट आए, आर्थिक संकट, बड़े बड़े आर्थिक संकट आए। इस अंगूठी को बेचा नहीं इसने, अंगूठी बेचकर पैसे लाकर आर्थिक संकट दूर नहीं किए, हल नहीं किए, संकटों से जूझी है, वो लड़ी है, मगर अंगूठी बेचने का ख्याल नहीं आया है। आज समधी की लड़की की शादी है और आमंत्रण आए तो उसके घर जाना पड़ेगा, कुछ लेकर जाना पड़ेगा, तो इसका मोह भी इसने छोड़ दिया। 7 ही रुपये थे, इसने 5 रुपये उठाए, अंगूठी ले अपने बालों से, साड़ी के पहलू से, पल्लू से, बालों से बांधा आंचल से, और वह फिर राधा भाभी के पास गई और राधा भाभी से कहती है कि भाभी मेरे पास तो और कोई इनकम नहीं है। सन्यासी महाराज न तो उसे कुछ पैसे देते हैं, न कमा कर लाते हैं, न कुछ जमीन जायदाद है तो कुछ इनकम इसके पास आए। उनके पास जो राधा रहती है, राधा भाभी, उस घर का किराया आता है और इस किराए से वह जैसे तैसे करके उसकी 2 वक्त की रोटी निकालती रहती है और कुछ नहीं है। राधा भाभी भी कहती है बुआ मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं, वरना तो मैं भी दे देती, और वह मना कर रही है। अब अच्छी बात ये चल रही है, वह राधा भाभी और दोनों के बीच चले, नहीं रे राधा, समझियो का मामला ठहला, 25 बरस हो गए, वे भी नहीं बोले और खाली हाथ जाओ, नहीं तो इसमें तो न जाओ सो अच्छा है। तो राधा भाभी कहती है अब नए रिवाज हो गए, कुछ अब जाओ ही नहीं और कुछ देने के मामले में पड़ो ही नहीं, इस प्रकार से समस्या का हल निकाल दिया। तो वह कहती है नहीं रे, तो मैं तो नहीं समझो रे अंगूठी, तो तू जा, अंगूठी बेचने के लिए बातें करती है और उसने बहुत ही अच्छा समस्या का हल निकाला कि तो जाओ ही मत, और अपना समस्या का हल बता दिया। नहीं वे लोग बड़ा लोग, वह बड़ा बुरा मान जाएंगे अगर मैं नहीं जाऊंगी और अंगूठी बेच ही दे, तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किससे पता चलेगी आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का हल बता दिया, राधा भाभी भी समस्या का हल बता देती है कि आप जाओ ही मत, जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आजकल बड़े लोग इतने में देने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन बुआ मना करती है। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, मन के इतने भोले होते हैं, अपना घर बार कुछ बिगड़ जाए बिगड़े मगर संबंध बिगड़ने नहीं देते, और ये वे लोग बड़ा बुरा मन जाएंगे। वो कहेंगे कि 25 साल के बाद हमने उनको आमंत्रण दिया और वे आए नहीं, अब तू एक काम कर। इसने आखिरी निर्णय दे दिया, हरकू की एकमात्र निशानी उसने बेच देने की बात सोची कि अंगूठी बेच ही बस तय कर दिया, जाने अगर आमंत्रण मिले तो जाना है, जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जा सकते, उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। देने के लिए उनके पास संबंध के हिसाब से 5-7 रुपये ही है, तो वहां तो बिंदी भी नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति के अंदर इसने सोच लिया कि अब अंगूठी बेच दे, सोने की अंगूठी है, इसमें से जितने भी रुपये आएंगे इस रुपये में से कुछ लाने के लिए कहती है। अब वहां से नीचे आती है, गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक हुई, उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए, पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके फिरी। अब क्या हुआ? अंगूठी बेचकर देने का निर्णय कर दिया, अंगूठी दे दी, बेचने के लिए दे दी, और इसमें से जो भी पसंद तुझे पड़े वे लाने के लिए कहे।
अब एक नीचे उतरी, इतने में गली में चूड़ी वाले चूड़ी बेचने के लिए आया है, उसकी आवाज आई। उसकी आवाज आई, तुरंत ही उसके हाथ पर इसने जो बद्दी मट मैली चूड़ियां पहनी है उस पर नजर गिरी। देखो उसके जीवन में तो केवल जवानी चली गई है और अब बुढ़ापा हो गया है। पहनने का, ओढ़ने का, खाने पीने का कोई शौक अब उसके हरकू के जाने के बाद रहा नहीं। कोई संवेदना बची नहीं है, जीवन जीने का उल्लास ही नहीं है। तो क्या पहने, क्या खाए, क्या पिए, क्या हरे, क्या फरे, वह तो इसके है। और ऊपर से एक तकलीफ यह हुई है कि सन्यासी महाराज भी उसके साथ रुखा व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार, उनका रवैया बिल्कुल स्नेह विहीन है। तो मगर यहाँ जाने का इस शादी में तय हुआ गया है कि अंगूठी बेच देने की और वहां जाने का। अब जाएंगे तो कम से कम जेवर तो नहीं है इसके पास, एक अंगूठी थी वो भी बेच डाली, मृत पित्र के निशान। तो और क्या करे? तो अब एक चूड़िया तो अच्छी पहन ले, बद्दी है, बट मैली हो गई, बहुत पुरानी हो गई है, पर वह फिर संकोचाती है। अरे एक चूड़िया दे सकते, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? पर इस पर वह एक कमजोर क्षण के लिए कमजोर हो गई कि इस समय, इस जमाने में, इतनी आयु में मैं कांच की चूड़ियां पहनकर जाऊंगी तो कैसा लगेगा, या पहन सकती हूँ या नहीं। मगर उसने अपने आप पर विजय पाया और 1 रुपया खर्च करके चूड़ियों का बंद इसने पहन लिया। और पहन तो लिया, शर्म भी आएगी, सबको बता भी नहीं सकेंगी, इसीलिए सारे दिन चूड़ियां पहनकर अपने साड़ी के आंचल में अपने दोनों को, अपने साड़ी के आंचल में अपने दोनों हाथ वह रखकर छिपा कर रखा और किसी को पता न चले, ऐसा ये किसी को पता न चले ऐसी वो बात बताने लगी। तो इसने छिपा दिया। राधा, शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि ये सब दे देंगी तो उनकी समधी पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का क्रम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो जची नहीं, फिर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं, तुमने गलत नहीं लगाया। अम्मा थोड़ा सा मांड देती तो अच्छा रहता, अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? और अरे नए फैशन वालों की मत पूछिए, एन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे मुहूर्त है, दिन में कभी भी आवेंगे। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुराती। देखो मित्रों, तो राधा भाभी ने अंगूठी बेच ली। अंगूठी बेचकर समधी वहां जाना है, लड़की की शादी है, कुछ अच्छा देना पड़ेगा। तो उसको देने के लिए राधा भाभी अपनी समझ के अनुसार एक सिंदूरदानी लेकर आई, एक साड़ी लाई, ब्लाउज का एक कपड़ा लाई है और ये 3 चीजों बुआ को, सुमा बुआ को देती है। तो सुमा बुआ ये देखकर बहुत ही पुलकित हो, खुश हो गई और इसने सोचा कि जब मैं ये सब कुछ थाली में सजाकर अपनी समधीन से जाकर दूंगी तो वे पुरानी यादों को याद करके दुहाई दे देकर अपनी मिलनसारिता की भारी प्रशंसा करेंगे और खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सोचने लगेंगे कि देवर को 25 साल मर जाने के बाद भी इन लोगों के अच्छा रिश्ता निभाया है।
मिलनसारिता की वह प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। और इस बात को सोचकर जो अंगूठी बेच देने का दर्द था, गम था, वह गम भी चला गया, दुख भी दूर हो गया कि चलो कोई बात नहीं, मिलनसारिता की तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, तो गम इसके तारीफ के हिसाब से गम कुछ नहीं है, चला गया। अब दूसरा सवाल ये आया कि ऐसे तो ये हमेशा पुरानी और सफेद जैसी साड़ी पहनती रहती है, तो ये सफेद साड़ी पहनकर तो शादी में नहीं जा सकते। तो इसमें पहले तो इतनी कलर की साड़ियां मिलती ही नहीं थी, सब लोग घर पर कलर पानी में भिगोकर, साड़ी इसमें भिगोकर सुखा देते थे और कलर लगा देते थे। तो पीला रंग लाई और पीला रंग लाकर वह साड़ी को थोड़ा सा रंग लगाती है और कहते हैं, मगर ये साड़ी कुछ अच्छी बनी नहीं। रंग लगाया इसने, कदम पक्का रंग जैसा रंग पहले आता था, और इसमें से सफेद कपड़ों को और कलर करके वह कुछ दिनों के लिए पहनते, फिर कलर चला जाता तो फिर लगाते, आज पहने हाथ में मेहंदी लगाती है और मेहंदी चली जाती है तो दोबारा लगाती है, वैसे कलर चला जाता तो फिर दोबारा कलर लगाते, तो पीला रंग लगाती है और कलर लगाते रहते लोग। तो राधा भाभी से कहने लगी कि अरे भाभी, तू जो साड़ी पहनती है बड़ी आब रहती है, बड़ी चमक रहती है, तो इसमें तो नहीं लगाया। और राधा भाभी कुछ और सुझाव देती है और वह इस प्रकार फिर से मांड देती है और फिर से साड़ी सुखाती है। और राधा भाभी मन ही मन इस बुआ की जाने की इतनी तैयारी को देखकर, इतनी पुलकितता को देखकर, इतनी प्रसन्नता को देखकर वह मन ही मन खुश हो जाती है। मित्रों, दूसरों के घर जाने का, आनंद लेने का, एक दूसरे के सहभागी, सुख दुख में, हंसी खुशी में, अच्छे बुरे प्रसंग में सहभागी होकर अपने आप को एक प्रकार का इनके साथ जोड़ देने का जो बुआ का स्वभाव है या बुआ की इच्छा है, इसको देखकर राधा भाभी भी मन ही मन मुस्कुरा रहती है। और वह साड़ी को भी इसने तैयार कर दिया, कलप लगाया, राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली, अपनी जवानी के दिनों में जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला, थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल, थोड़े से बताशे सजाए, फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से उन आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा था, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों में बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है और बुलावेंगे क्यों नहीं, शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या। यस, तो दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच वह बात हुई है, ये यहाँ बता रहे हैं। तो साड़ी तैयार कर दी, उस पर कुछ अभ्रक वगैरह लगाना था वो भी लगा दिया, फिर बनिए की दुकान से थोड़ा सा और कलर ले आई, फिर साड़ी को कलर लगाया, मांड दिया, अभ्रक लगाया, फिर सुखा दी और इस बार बहुत अच्छी साड़ी तैयार हो गई है, शादी में पहनने लायक और अच्छी थोड़ी शादी लगे। इस प्रकार जो राधा भाभी अंगूठी को बेचकर वो सिंदूरदानी ले आई, साड़ी लाई है, ब्लाउज का कपड़ा ले आई, इन सबको सजाने के लिए वह एक बहुत ही बड़ा वेशभूष तैयार करती है। क्रोशिये का वह होता है, थाली निकाली अच्छी, थाली के ऊपर एक मेजपोश, टेबल के ऊपर हम जो क्लोथ डालते हैं मेजपोश कहते हैं, वह कपड़ा रहता है, बहुत ही
थोड़ा सा अच्छा और कीमती भी रहता है। इस पर इसने इस सारी की सारी थाली में साड़ी रख दिया, सिंदूरदानी रखी, ब्लाउज का कपड़ा भी रखा, नारियल सुकून का भी रखा और बताशे भी सुकून के इसने मुंह मिठा करने के लिए रखे और सब कुछ तैयारी करके रख दिया। घर में बैठे बैठे सन्यासी महाराज ये सब देख रहे थे। बुआ के जाने की उतावलापन, बुआ का जाने का उतावलापन, बुआ की इतनी पुलकितता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह सबको नजर आता है। राधा बाबी मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। ऐसी परिस्थिति में सन्यासी महाराज देख रहे थे। सन्यासी महाराज को पहले भी हमने देख लिया था कि किशोरी बाबू के वहां से आमंत्रण नहीं था और भी बुआ गई थी तो काफी उन्होंने टोका था, काफी उनके साथ कहा सुनी हो चुकी थी और राधा भाभी के आगे बुआ रोई भी थी। इसने अपना इसलिए बताया था, मगर यहां उन्होंने 25 बार कल आज और शादी का जब से सुना है तब से आज तक बुआ को 25 बार उन्होंने चेतावनी दे दी है कि इस बार अगर आमंत्रण आया नहीं और तू वहां गई तो ठीक नहीं होगा। एक और सन्यासी महाराज की बात सही भी है, बिल्कुल गलत भी नहीं है सन्यासी महाराज, मगर उन्होंने इस बात को बहुत ही कहा कि इस बार अगर बिना आमंत्रण को तू वहां गई तो ठीक नहीं। बुआ भी काफी समझदार है, वह भी कह देती है कि मैं कोई बावरी नहीं हूं, इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं जाऊंगी तो आमंत्रण आएगा तभी जाऊंगी, नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार वह भी सोचकर समझ करें, पर बुआ ने अपना क्यों तैयारी कर रही है उसका भी कारण दिया कि पड़ोस वाली नंदा ने जिसने कहा था कि मैं लिस्ट देख कर आई हूँ, यादी देख कर आई हूँ, सूची देख कर आई हूँ और इसमें लिखा है आपका नाम था। और बुआ अपने हिसाब से कहती है कि सारे के सारे शहर वालों को बुलाएंगे, सारी बिरादरी वालों को बुलाएंगे तो क्या हम समझी को आमंत्रण नहीं देंगे? और ये शहर वाले एंड टाइम पर अंत समय में अगर आमंत्रण दे तो हम क्या लेकर भी जा सकते हैं? इससे तो अच्छा है कि हम पहले तैयारी कर दें। तो ये इस प्रकार पूरी की पूरी तैयारी करके बैठ गए हैं और आज ही शादी है, 5 बजे का मुहूर्त है और अब आगे क्या होता है वह हमें देखने का है। एक अत्यंत करुण संवेदना अब घटने को जा रही है। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? यस, जो सन्यासी महाराज की बात थी वह सही होते जा रही दिखाई देती है। आमंत्रण के बगैर गई तो ठीक नहीं। राधा भाभी अपने ऊपर से देखती है तो सोमा बुआ नीचे अनमने मन से घूम रही है और 3 बज चुके हैं और वह कहती है 3 बज चुके हैं और बुआ अभी तक तुम गई नहीं। देखा एक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? कहा 3? क्या कहा 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता, बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई हो, शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर ही नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का फूट दिया। वह छत पर से गली में नजर फैलाने खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलप लगा था और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के बिखरे हुए कण रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। बहुत ही अच्छी उपमा उन्होंने दी है। तो 3 बज गए, एकाएक चौंकते हुए बुआ ने कहा 3 बज गए
और अभी तक 6 शाम हो गई है, 3 बज गए, मतलब धूप के 3 बज गए, 5 बजे का मुहूर्त है। अगर आमंत्रण देना होता तो कब से आ चुका होगा, कोई 2 घंटे पहले तो आमंत्रण मिलता नहीं तो आ चुका होगा। तो इसको थोड़ा सा से दुख तो हुआ, मगर अपने आप को संभालती कहती है और बुआ को, सॉरी राधा भाभी को पता न चल जाए, इसीलिए वो कहती है। और एक बहाना भी, मुहूर्त तो 5 बजे का है, 3 बज चुके हैं, आमंत्रण का देख रही है, उसका मन अनमना हो रहा है, अंदर उसको भी पता तो चल गया है कि 3 बज चुके हैं तो आमंत्रण नहीं, मगर ठंडी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, 3 बज चुके हैं, मगर ऐसा लगता है कि शाम हो गई हो, ऐसा लगता है। और ऐसी परिस्थिति में वह इंतजार कर रही है। वो जहां छत पर इंतजार कर रही है, इसके पीछे जो साड़ी इसने कलर लगाकर रंगी है, वह उस पर अभ्रक लगाया हुआ है, वह सूख रही है। और इस पर जो सूर्य की किरण पड़ती है अभ्रक पर, तो वह चमक उठती है अभ्रक। जैसे बहुत ही सुंदर उपमा मन्नू भंडारी जी ने दी है, जैसे गली में कोई व्यक्ति आता, एंटर होता और बुआ की आंखें चमक जाती, मुझे निमंत्रण देने के लिए आए। यस, उसी प्रकार वह सूर्य की किरण पड़ने से अभ्रक पर लड़ने से साथी पर अभ्रक छिटा हुआ है, वह बिल्कुल चमक उठते हैं। मतलब कि अंत समय तक बुआ आमंत्रण का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। और अब आगे अंतिम 2 पैराग्राफ में देखें। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की और मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई। फिर से देखें। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली के मुंह और मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई। उसका मन भर आया, राधा भाभी का मन भर आया। बिना रहे कुछ पूछे इतना ही कहा, हुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। बस सोमा बुआ ने इतनी सारी तैयारी कर दी, अपने मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी भी बेच दी। सोमा बुआ को आमंत्रण नहीं मिला। 5 बजे का मुहूर्त था, 7 बज गए। वातावरण में धुंधल के कुछ अंधेरा सा भी हो गया, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं मगर उजाला भी नहीं, तो ऐसा वातावरण हो गया। और दीवार, छत पर दीवार से सटी हुई कोई छाया मूर्ति जैसी कोई कुछ देखा। राधा भाभी को पता चल गया कि बुआ अभी भी आमंत्रण का इंतजार कर रही है। उसको पता भी नहीं है कि 7 बज चुके हैं। हाँ, पता जरूर चल गया होगा कि अंधेरा हो गया, 5 बजे का मुहूर्त है, अंधेरा हो गया तो 5 नहीं 5 से भी ज्यादा बज गए हैं। पूरा का पूरा प्रसंग निपटा गया होगा और उसको आमंत्रण नहीं है। और शायद इसी दुविधा में भी वहां खड़े हैं, खड़ी खड़ी वही इंतजार कर रही हो या दुखी हो रही हो, मगर ऐसी छाया मूर्ति सी उन्होंने देखा। तो बस इसने इतना ही पूछा, हुआ कुछ आगे नहीं बोल सके, उनका मन भर आया। राधा का भाभी को भी दुख हुआ, उसको आमंत्रण बुआ को नहीं दिया। इसका बेचारी कितनी तैयारी करके बैठी थी, कितना आदर था जाने के लिए, उत्साह था, उमंग था, और वो पर पानी फिर गया तो उसका भी मन भर आया, राधा का भाभी का भी मन भर आया। और इसने 7 बज गए, फिर मैं 7 बज गए, खाना नहीं बनेगा क्या? खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? खाना नहीं बनेगा क्या? अब खाना नहीं बनाने का है, सन्यासी महाराज घर पर है। तो जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर कहा, एकदम प्रश्न किया इसने, 7 बज गए?
सवाल ऐसा वो खुद कर रही है और राधा भाभी से सवाल करके अपने आप से भी वो पूछ रही है, अपने आप से जवाब भी दे रही है। बोलते हुए पूछा, पर साथ कैसे बच सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे, साथ कैसे बच सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे, तो मुझे आमंत्रण नहीं दिया। और इस बात और फिर एकाएक सारी स्थिति समझ गए, 7 बज गए मतलब कि बज गए, मुझे आमंत्रण नहीं दिया है मतलब कि नहीं दिए हैं। और समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोले। देखो, एक दुख को भी समझने का, सहन करने का एक औरत के पास बड़ा रवैया होता है। कितने भी अंदर दुखी क्यों न हो, बाहर से वह पुलकित रहने का, मुस्कुराने का, हंसने का बहुत ही जीवन में सीख लेते हैं। तो भरसक संयत, अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोले, एकदम अपने दुख को राधा भाभी के आगे प्रकट न हो जाए। हालांकि सब कुछ जानती है राधा, फिर भी अपने आप को संयत में रखकर, संयम में कंट्रोल करके वह बोले, अरे खाने का क्या है, अभी बना दूंगी, 2 जनों का तो है, क्या खाना और क्या पकाना, अभी खाने का तो है, अभी बना दूंगी, 2 जनों का खाना तो बनाना है, क्या खाना और क्या पकाना। बस मतलब कि ये क्या 2 जन ही है, क्या खाना है और क्या पकाना, जो भी अभी बना देंगे, क्या इतनी बनाने में देर लग सकती है। और इस प्रकार वह अपने का जो दुख हुआ वह दुख न हो, इस प्रकार से इसने बता दिया। फिर उन्होंने खूब सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। फिर राधा हुआ सब कुछ समेट लिया, जो पीछे साड़ी सूख रही थी उस साड़ी को अच्छी तरह तय कर दिया, जो जिस प्रकार रखना होता है उस प्रकार इसने रख दिया। धीरे धीरे अपने हाथों पर कांच की चूड़ियां जो इसने पहन रखी थी वह भी उतार दी और इसने थाली में सजा हुआ सब सामान भी समेट लिया और सामान उठाकर ये सारी चीजों को बड़े जतन से बड़े अच्छी तरह रखकर इसने जो एकमात्र उसके पास संदूक थी उस संदूक में रखा और फिर वह दोनों का खाना बनाने के लिए अंगीठी कोयले जलाकर उस पर जो कुछ पका सकते हैं तो अंगीठी